नमस्कार, न्यूज़ 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। रामपुर से खबर, जहां आजम खां पर कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। आजम की सदस्यता के मामले में यह फैसला आएगा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आजम की याचिका भेजी थी। आजम की ओर से विनोद शर्मा और इमरानुल्लाह ने उनका पक्ष रखा। सरकार की ओर से गरिमा प्रसाद और अनिल प्रताप ने पक्ष रखा है और कुछ ही देर में उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में फैसला आ जाएगा। इस वक्त की ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। आजम खां पर कुछ ही देर में सेशन कोर्ट से फैसला आ जाएगा। उनकी सदस्यता के मामले में आज फैसला आना है, जहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल ही सेशन कोर्ट को आजम खां की याचिका भेजी गई थी और अगले ही दिन यानी आज इस मामले में सुनवाई के आदेश दिए गए थे। जानकारी है कि यहां दोनों ही पक्षों को सुना गया है। कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। आजम की ओर से जहां विनोद शर्मा और इमरानुल्लाह ने उनका पक्ष रखा है, वहीं सरकार की ओर से गरिमा प्रसाद और अनिल प्रताप ने पक्ष रखा है। आपको बता दें कि आजम खां पर एक बयान को लेकर यह कार्रवाई हुई, जिसमें 3 साल की सजा उन्हें हुई थी, 6,000 रुपए जुर्माना उन पर लगा था और इसी कारण उनकी विधायकी रद्द हो गई। रामपुर सीट पर चुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की जानी थी, लेकिन उन्होंने अपील लगाई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत इस मायने में मिली कि सेशन कोर्ट में उनकी याचिका सुनी जाए। सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। अनुभव हमारे संवाददाता कोर्ट के बाहर से ही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से, माफ कीजिएगा, हमारे साथ अनुभव इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुभव, सबसे पहले बताएं कि क्या सुनवाई पूरी हो चुकी है, कब तक उम्मीद की जाए फैसले की? देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर में ये फैसला जो है वो जज सुनाएंगे और चूंकि इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविल कोर्ट में आज ही जो है ये पूरे मामले की सुनवाई हो और आज ही इस पर फैसला है। इसीलिए आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने, अगर हम कहें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बैठते हैं लखनऊ में, उन्होंने आज से जो हम कहें कि जो नोटिफिकेशन जारी होना था 10 तारीख से, उसको रात में ही रोक दिया। ये कहा कि जब तक इस पर अभी आगे कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा, मतलब प्रोसेस जो है नामांकन की जो प्रक्रिया है वो मैनपुरी में तो शुरू हो गई है, खतौली में शुरू हो गई, लेकिन रामपुर में शुरू नहीं हुई। क्यों नहीं शुरू हुई? इसी वजह से नहीं शुरू हुई कि सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे थे आजम खां रिलीफ के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर कम से कम इनको 72 घंटे का समय देना चाहिए था। सदस्यता जैसे ही कोर्ट का फैसला आया 72 घंटे का समय भी नहीं मिला, ये अपील भी नहीं कर पाया और इसीलिए जो है इनको समय दिया जाए। तो सेशन कोर्ट को कहा है कि आप इस पूरे मामले को सुनिए। सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसले का इंतजार है। जो कानून के जानकार हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि देखिए, जब 3 वर्ष की सज़ा हो गई तो उसी लिए सदस्यता आ गई, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था और उसी के आधार पर ये सदस्यता गई है। पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने समय की बात कही थी कि समय दिया जाए, इसीलिए आज ये सुनवाई हो रही है और अब इस फैसले में बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या अगर आज मान लीजिए सुनवाई हो जाएगी तो हो सकता है कि अगर सदस्य जो सज़ा है, जो सेंटेंस है, अगर वही बरकरार रहता है तो फिर ये मान के चलिए कि सदस्यता तो जा चुकी है ऑलरेडी। फिर 11 तारीख से वहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, नोटिफिकेशन यानी वहाँ पर शुरू होगा। लेकिन अगर सदस्यता का जो हम कह रद्द करने का और जो सज़ा 3 साल की है उसको अगर सेशन कोर्ट कुछ करता है तो फिर किस तरीके से उन चीज़ों को रखेंगे। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से जो वकील है वो पूरी दलील रख रहे हैं, अपनी बात वहाँ पर रख रहे हैं, पर चूँकि अब फैसला जो है वो जज को सुनाना है। दोनों तरफ से, जो बचाव पक्ष है, अभियोजन पक्ष है, उनकी तरफ से पूरी सुनवाई हो चुकी है। सबने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं, सरकार ने अपनी दलील रखी है, बचाव पक्ष ने अपनी दलील रखी है और हर एक दलील सुनने के बाद जो जज हैं उन्होंने पूरे मामले में अब थोड़ी देर में, माना जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे के भीतर जो है वो फैसला आ जाएगा। ठीक है अनुभव, यही अनुमान जताया जा रहा था समय का कि जब तक फैसला आ जाएगा। लेकिन अनुभव ये बताएं कि इससे पहले इतिहास में ऐसा हुआ है क्या कि इस तरह से फैसले में कोई परिवर्तन हुआ हो और आजम खां जिस फैसले की उम्मीद कर रहे हैं, कि अब इससे पहले ऐसा कभी हुआ है किसी और दूसरे फैसले में? देखिए, ऐसा उत्तर प्रदेश में तो याद नहीं आता कि इस तरह का कोई फैसला हुआ हो कि जहाँ पर विधायक को सज़ा हुई हो और सदस्यता गई हो, फिर वो रिव्यू पिटीशन में गए हों, उनके सेंटेंस को अगर हम कहें तो उस पर रोक लगी हो। ये इस तरह के कोई उदाहरण तो फिलहाल याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा लगता भी नहीं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि देखिए जैसे ही
जब अगर हम कहें सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरी हम कहें कि लोक प्रहरी की जो याचिका थी उस पर जब ये फैसला सुनाया था तो उसमें साफ तौर पर था 2 साल या 2 साल से अधिक की सदस्यता होते ही जो सज़ा होगी उससे सदस्यता ऑटोमेटिक चली जाती है। तो अब 72 घंटे की जो बात कही कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान कि भाई 72 घंटे का भी वक्त नहीं दिया गया। 72 घंटे का वक्त इसलिए है कि आप जाइए कोर्ट में और जो सेंटेंस है, जो सज़ा है, उस पर स्टे कराइए। तो ये भी जानकार कहते हैं कि उस सेंटेंस को, उस सज़ा पर स्टे कराना बहुत ऐसा नहीं कि आसानी से मिल जाएगी, वो एक कठिन है, वो उस सेंटेंस पर स्टे मिलना कठिन है। तो ये अब देखिए क्या फैसला सुनाते हैं कोर्ट में। जज ने चूँकि पूरी बहस भी सुन ली है और अब कोर्ट को ही फैसला सुनाना है। उस फैसले के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, निर्भर करेंगी। बिल्कुल, तो कुछ ही देर में इंतजार किया जाएगा और हम अपने संवाददाता का भी रुख करेंगे। कुछ ही देर में रामपुर से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और वहां किस तरह से हलचल है, कब तक फैसला आ सकता है, उसके बारे में जरूर जानेंगे। लेकिन अनुभव बताएं कि जो आज फैसला आएगा आजम खान के लिए, उसके क्या मायने होंगे, क्योंकि रामपुर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है जहां पर आजम खान का, उनके परिवार का एक बहुत बड़ा होल्ड रहा है। लेकिन वो किस तरह से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि वो खुद अपनी सीट को बचा नहीं पाए थे, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा था। ऐसे में रामपुर विधानसभा की सीट भी उनके हाथ से चली जाती है, तो उसके किस तरह के प्रभाव आजम खान पर और समाजवादी पार्टी पर पड़ते दिखेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए रामपुर की अगर सीट की आप बात करिए, आजम खान विधायक रहे, उनका बेटा भी ये विधायक है, फिर आजम खान फिर सांसद चुने गए, फिर जब 22 में विधायक चुने गए तो उन्होंने फिर वहाँ से सदस्यता से इस्तीफा दिया। वहाँ बाई इलेक्शन हुए, उन्होंने जिसको कहा वो उम्मीदवार बना, लेकिन वो चुनाव बीजेपी ने जीत लिया। तो कहीं ना कहीं अब ये बात बार बार बीजेपी कहती है कि देखिए गढ़ किसी का नहीं है, कोई गढ़ नहीं है। आजमगढ़ और रामपुर का उदाहरण तो बीजेपी का हर नेता देता है कि किस तरीके से हमने वहाँ पर जीत हासिल की बाई इलेक्शन में। और अब तो ये भी कह रहे हैं कि अब बाई इलेक्शन है ना, वो लोकसभा का बाई इलेक्शन था, वो बड़ा चुनाव था, और अब बीजेपी कह रही कि छोटा ही बाई इलेक्शन है, ये छोटा चुनाव है। हाँ। तो इसमें तो हम जरूर जीत हासिल करेंगे, लेकिन वहाँ पर जो जाति बिल्कुल इसी से पता चलता है कि आजम खान के लिए ये जो फैसला है ये कितना महत्वपूर्ण है। अनुभव, और चलिए इसका ज्यादा अपडेट लेने के लिए सीधा रामपुर का ही रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उबैदुर, बताएं कि इस वक्त क्या चल रहा है कोर्ट के अंदर, कब तक फैसला आने की उम्मीद है? अनु, हम रामपुर की जो सत्र न्यायालय है, जिला न्यायालय, उसके बाहर खड़े हुए हैं और जो अदालत है उसमें जज साहब जो हैं वो आ चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो अदालत अपना फैसला सुनाना शुरू करेगी। जैसे ही अदालत से फैसला आता है तो हम आपको सबसे पहले उसकी जानकारी देंगे। फ़िलहाल आज़म खान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि अगर उनको राहत मिल जाती है तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर राहत नहीं मिलती है तो फिर आज़म खान की जो सीट खाली हुई है उस पर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो एक बार फिर शुरू हो जाएगी। हालांकि कल चुनाव आयोग ने अगले आदेश तक के लिए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज जिस तरह से दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई है और उसके बाद अदालत ने 4 बजे के बाद फैसला देने का आदेश दिया था, तो अब जानकारी ये आ रही है अंदर से कि जज साहब जो हैं वो बैठ चुके हैं और कुछ ही देर में वो अपना फैसला जो है वो सुनाना शुरू करेंगे। जी अनु। बिल्कुल, और ये भी बताएं कि किस तरह की दलीलें रखी गई हैं उबैदुर, अगर इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी हो, क्या पक्ष रखा गया है आजम खान की तरफ से, उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया है, और ये याचिका भी मुख्यतः बताएं कि क्या इसमें शामिल था, क्या आरोप लगाए गए थे और किस राहत की मांग कर रहे हैं आजम खान अपनी इस याचिका में? अनु, मैं आपको बता दूं, आज़म खान की तरफ से जो हाईकोर्ट के वकील हैं इमरानुल्लाह, उन्होंने बहस की। उनका ये कहना था कि जो हेट स्पीच का मामला है जिसमें 3 साल की सज़ा हुई है, तो वो जो वीडियो एविडेंस है उन्होंने उस पर भी सवाल उठाए कि क्या जिसने वीडियो बनाया था उसके बयान हुए या नहीं हुए, क्या उस वीडियो की सत्यता की कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट है या कोई सर्टिफिकेट है, और इस तरह के जो सज़ा होती है, आचार संहिता उल्लंघन में जो सज़ा होती है, तो मैक्सिमम सज़ा 3 साल थी। 3 साल जो मैक्सिमम सज़ा है वो क्यों दी गई, कुछ कम भी हो सकती थी। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो आज़म खान के वकील की तरफ से उठाए गए हैं। वहीं जो सरकारी वकील थे उनका कहना था कि जो सज़ा लोअर कोर्ट ने दी है वो बिल्कुल सही है, सबूतों के आधार पर दी है, गवाहियों के आधार पर दी है और उनका पक्ष जो है वो मजबूत है। तो दोनों ही तरफ के वकीलों ने अपनी अपनी बात रखी है। अब अदालत को ये तय करना है कि इसमें स्टे देना है कि नहीं देना है।
ठीक है। और उबैदुल, ये भी बताएं कि कितनी संभावना है कि आजम खान को राहत मिल सकती है? क्या किसी विशेषज्ञ से बात हुई है आपकी, या फिर कुछ अंदाजा लगा हो कि अमूमन इस तरह के केसेस में अगर स्टे की मांग की जाती है, दोबारा से रिव्यू किया जाता है डिसीजन को, तो किस तरह का जो फैसला है वो आता है? देखिए, ये तो अदालत ही तय करेगी कि कोई राहत देनी है या नहीं देनी। जो आज़म खान के पक्ष के वकील हैं उनका कहना है कि इसमें जो लोअर कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें कई सारी खामियां हैं, इसका लाभ उन्हें मिलेगा, और जिस तरह से मैक्सिमम सज़ा दी गई है उसको लेकर के जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, तो उनका कहना है कि हो सकता है कि जो सेशन कोर्ट है वो इस बात को आधार मानते हुए, इन बातों को देखते हुए स्टे दे सकती है। अगर स्टे दे देती है तो उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन जो सरकारी वकील हैं उन्होंने पक्ष रखा कि जो निचली अदालत ने फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, उसका अधिकार क्षेत्र था। अगर वो मैक्सिमम 3 साल की सज़ा है किसी के धारा में तो वो दे सकता है जज। लेकिन इसी के बीच में जो है बहस हुई है कि जो पिछले और लोगों को सजाएं हुई आचार संहिता में, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने या साल 2 साल, तो इस तरह का बहस पे मुद्दा था और उसके दोनों वकीलों ने अपनी अपनी बहस रखी है। ये अदालत को देखना है कि क्या पूरी तरह से अब आज़म इंतजार खान बस कोर्ट के फैसले का ही करना होगा। आप लगातार उबैदुल उस पर नजर बनाए रखिएगा। अनुभव, आपका भी बाद में रुक करेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे मैनपुरी उपचुनाव की, जिसके लिए सपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी से अपना कैंडिडेट बनाया है। सपा ने डिंपल यादव के नाम का ऐलान करते हुए ट्वीट भी किया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है, जिस पर आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। 17 नवंबर तक नामांकन होगा, जबकि 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इसके बाद 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। डिंपल यादव इससे पहले भी सपा के टिकट पर सांसद रह चुकी हैं। वे 2 बार सांसद रह चुकी हैं। पहली बार उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से उपचुनाव में जीत दर्ज की थी, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तब उन्होंने कन्नौज की सीट छोड़ी थी, जहां से डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। और एक बार फिर से डिंपल यादव चुनावी मैदान में होंगी। ये मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए डिंपल यादव यहां से प्रत्याशी घोषित हुई हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें उन्नाव से, जहां मैनपुरी उपचुनाव पर शिवपाल यादव बोले हैं। उन्होंने 2-4 दिन में लखनऊ में सब कुछ बताएंगे, ये बात कही है। डिंपल यादव के प्रचार पर भी नहीं दिया उन्होंने साफ जवाब। जब पूछा गया कि क्या डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे, आजम खान के मुद्दे पर शिवपाल यादव बोले हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट का सभी को सम्मान करना चाहिए, यानी कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो स्वीकार्य होगा। शिवपाल यादव से इन तमाम मुद्दों पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो ये उनके जवाब थे। हमारी पार्टी देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो पता नहीं आपने ये सवाल कहाँ से पूछ लिया। फिर भी वो आपकी बहू हैं, तो ऐसे में वो आपका सम्मान भी काफी करती हैं, तो उनका प्रचार प्रसार करेंगे। अभी तो आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है। अब आज सूचना आज से जारी हुई है। अब जब भी 2-3-4 दिन में आपको सब बुला करके, लखनऊ बुला करके या कहीं बुला करके आपको सब कुछ है। उधर मैनपुरी उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, सपा का न वर्तमान है न भविष्य। मुलायम सिंह यादव जी को नमन। मैनपुरी में खिलेगा कमल। सपा मतलब श्री अखिलेश यादव, श्रीमती डिंपल यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उनका ट्वीट है, जहां उन्होंने इस उपचुनाव के लिए ये बात लिखी है। कहा है कि समाजवादी पार्टी का मतलब श्री अखिलेश यादव, श्रीमती डिंपल यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि परिवारवाद पर उन्होंने ये तंज कसा है। उधर सपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि पार्टी उम्मीदवार पर फैसला लेती है। इतिहास, जिसको इतिहास कायम होगा, इस बार इतिहास दर्ज होगा कि मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट पूरे देश में एक इतिहास कायम करेंगे। आज तक उतने वोटों से कोई जीता नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। कार्यकर्ता का मत था, कार्यकर्ता इस बार डर गए क्या कि इस बार भाजपा जिस तरह से आजमगढ़ में रगड़ दी थी यहाँ भी रगड़ देगी? अब वही डर गए, हार गए। कैंडिडेट जैसे डिक्लेयर होता है तो आप डर गए, हार गए करने। ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी में परेशानी हो सकती है, बौखलाहट हो सकती है, क्यों हैं ही, वो तो परेशान हो ही गए। लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट
समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार ये मांग कर रहे थे। तो इस फैसले से कार्यकर्ता और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। वहीं अभिषेक मिश्रा ने नाम का ऐलान होने पर खुशी जताई है। पार्टी के कार्यकर्ता अपने 2 पूर्व सांसद धर्मेंद्र और तेज प्रताप को क्यों नहीं चाहते? देखिए ये तो एक क्वेश्चन ऐसा हो गया कि किसको क्यों नहीं चाहते, सवाल ये नहीं बनता। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि हमारे नेतृत्व ने, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किसको कैंडिडेट बनाया है, और माननीय नेताजी की सीट है हम सब के लिए। वो सीट बहुत ही विशेष है, बहुत ही स्पेशल है। हम सब लोग पूरी ईमानदारी से, ताकत से वहाँ बीच में जाएंगे, लोगों का प्यार लेंगे, आशीर्वाद लेंगे, बड़ों का पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेंगे, छोटों के कंधे पे हाथ रख के उनको साथ लेके चलपाल जी का आशीर्वाद लेंगे? हम सबका आशीर्वाद लेंगे। हमें किसके आशीर्वाद की जरूरत? हमें तो सबके आशीर्वाद की जरूरत है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे, 50 कदम की दूरी पे शिवपाल जी का घर है, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे उनके? देखिए ये सवाल तो आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहिए, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके बीच का रिश्ता जो है वो आप मीडिया के चैनल के डिबेट में नहीं तय हो सकता। वो आज का रिश्ता नहीं है। वो खबर मेरठ से मिल रही है, जहां कबड्डी खिलाड़ी खुशी तालियान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। आजमगढ़ में अंडर 19 नेशनल प्रतियोगिता में शामिल होने जा रही थी खुशी तालियान, जिनकी मौत हो गई है। मौत के बाद वापस अब उनकी टीम लौट चुकी है। सरधना के छोर गांव की रहने वाली थी खुशी तालियान। ये दुखद खबर मिल रही है मेरठ से, जहां कबड्डी खिलाड़ी खुशी तालियान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। वे अंडर 19 नेशनल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जा रही थी। बात करेंगे इरफान सोलंकी की, जिनकी पत्नी एक सीसीटीवी फुटेज के जरिए दावा कर रही हैं कि फातिमा के घर एक पटाखा फूटा था और उसके बाद ही उनके घर में आग लगी। उनके पति इमरान सोलंकी और रिजवान का इसमें कोई हाथ नहीं है। आज मीडिया के सामने आकर उन्होंने ये सफाई दी है। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। नसीम जी, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या बताने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? बस हमें ये फुटेज आपको दिखाना था, और हम पब्लिक में ये आम करना चाह रहे थे कि ये फुटेज के माध्यम से कि जब ये हादसा हुआ, पहली बात तो मेरे पति वो रसबी रोड पे मौजूद थे। एक मिनट भैया। और मेरे जो चाचा का इंतकाल हुआ है, हसीन चाचा का, उस दिन उनकी फातिहा भी थी, तो उस वजह से हम लोग का पूरा परिवार पेशबाग में था। हम लोग इवन हमारे बच्चे, हमारे पूरे परिवार, हमारे देवर, सब लोग हम लोग पेशबाग में थे। और जब ये हादसा हुआ तो मेरे पति वहाँ रसबी रोड पे थे। तो हम आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जब ये हादसा हुआ तो इसमें इनका कोई बीच नहीं है। नहीं, फातिमा जो है, जो पीड़िता है, वो साफ तौर पे कह रही कि आप लोग लगातार धमकी दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, आग भी आप लोगों ने लगा दी। वो हमें इतने नहीं मालूम है डिटेल से, वो हम नहीं बता पाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।